स्वागत है आपका डर का सफर चैनल पर, जहां हर कहानी आपको डर और रहस्य के ऐसे सफर पर ले जाएगी जिसे भूलना मुश्किल होगा। यह कहानी एक ऐसे फ्लैट की है जो बाहर से तो सामान्य दिखता था, लेकिन उसके अंदर छुपा था आत्माओं का भयानक सच। रवि, जो नई जिंदगी की शुरुआत के लिए इस फ्लैट में आया था, जल्द ही एक ऐसे डरावने सफर पर निकल पड़ा जहां उसे न केवल भूतिया ताकतों का सामना करना पड़ा, बल्कि अपने भीतर के डर से भी लड़ना पड़ा। तो आइए इस खौफनाक और रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम रवि है। मैं पांडिचेरी के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और वहीं पला बढ़ा। मेरी जिंदगी हमेशा से शांत और सरल थी। हमारे गांव में समुद्र की हवा चलती थी, हरियाली चारों तरफ बिखरी होती थी और जीवन का हर दिन सुकून भरा महसूस होता था। स्कूल जाना, दोस्तों के साथ खेलना और शाम को घर लौटकर मां के हाथ का बना खाना खाना, यही मेरा रोज का दिनचर्या था। लेकिन मैं हमेशा जानता था कि मेरा सपना मेरे गांव की सीमाओं से बाहर है। मैं एक बेहतर जिंदगी चाहता था और यही वजह थी कि जब मुझे चेन्नई की एक बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला तो मैंने इसे अपनी किस्मत बदलने का मौका समझा। चेन्नई, जिसे दक्षिण भारत का दिल कहा जाता है, मेरे लिए बिल्कुल अलग था। यहाँ की चमचमाती सड़कों, तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियों और हर वक्त भाग दौड़ में लगे लोगों ने मुझे पहली बार में ही हतप्रभ कर दिया। गांव की शांति और यहाँ के शोरगुल में जमीन आसमान का अंतर था। लेकिन मैं जानता था कि अगर मुझे अपने सपनों को साकार करना है तो इस भीड़ का हिस्सा बनना ही होगा। नौकरी ज्वाइन करने से पहले मुझे रहने के लिए एक जगह की तलाश करनी पड़ी। चेन्नई में किराए के मकान महंगे थे और मेरी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि मैं शहर के बीचों बीच कोई अच्छा फ्लैट ले सकूं। इसलिए मैंने शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना घर किराए पर लिया। यह घर काफी सस्ता था और मुझे लगा कि यह मेरे बजट के लिए सही रहेगा। घर का निर्माण काफी पुराना था। दीवारों पर सीलन के निशान थे, खिड़कियां जर्जर थीं और दरवाजे चरमराते थे। लेकिन इसके बावजूद मुझे यह घर पसंद आया क्योंकि यह शहर के शोर शराबे से दूर था। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि यह जगह शांत और सुकून भरी थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। मैंने नए दोस्त बनाए, ऑफिस में काम भी अच्छा चल रहा था। मेरा ऑफिस मेरे घर से करीब 1 घंटे की दूरी पर था। हर सुबह मैं लोकल ट्रेन में सफर करता, जहां चेन्नई के असली जीवन का अनुभव होता। ट्रेन में लोग अपने अपने गंतव्य की ओर दौड़ते थे, पर उनकी बातचीत में भी एक तरह की गर्मजोशी होती थी। धीरे धीरे मैं भी इस शहर के साथ तालमेल बिठाने लगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। चेन्नई की जीवन शैली ने मुझे शुरू में बहुत आकर्षित किया। यहाँ के लोग मेहनती थे और अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते थे। गर्मी और उमस भरे इस शहर में जीवन का एक अलग ही रफ्तार थी। मेरे घर के आसपास का इलाका भी काफी शांत था। पास में ही एक छोटा सा मंदिर था, जहां हर सुबह घंटियों की आवाज गूंजती थी। मंदिर के पास एक चाय की दुकान थी, जहां मैं अक्सर शाम को चाय पीने जाता था। दुकान का मालिक मुरली बहुत दोस्ताना था और मुझे चेन्नई की संस्कृति और स्थानीय भाषाओं के बारे में बताता था। लेकिन एक चीज जो मुझे अजीब लगती थी वह यह कि मेरे घर के पड़ोसी मुझसे बहुत कम बातचीत करते थे। वे हमेशा अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे और मुझे देखकर जल्दी से अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। शुरुआत में मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरे घर के आसपास का माहौल कुछ अजीब था। घर में एक अजीब तरह की गंध थी जो शुरू में मुझे ज्यादा महसूस नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते वह गंध बढ़ती गई। यह एक सीलन और सड़न की गंध थी जो मुझे कभी कभी असहज कर देती थी। इसके अलावा घर की दीवारों पर कुछ अजीब निशान थे। ये निशान मानो किसी ने खरोंच कर बनाए हों। मैंने मकान मालिक से इसके बारे में पूछा तो उसने इसे दीवारों की पुरानी स्थिति का दोष बताया और कहा कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। एक और चीज जो मैंने नोटिस की वह यह थी कि घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां चरमराती थीं। रात में जब हवा चलती थी तो इनकी आवाजें डरावनी लगती थीं। एक रात ऑफिस से लौटकर मैं बहुत थका हुआ था। पूरे दिन काम का दबाव था और जब मैं घर पहुंचा तो बस एक ही ख्वाहिश थी, जल्दी से खाना खाकर सो जाना। मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया और जैसे ही बिस्तर पर लेटा
मुझे अचानक एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। ये बदबू इतनी तेज थी कि मेरी नींद उड़ गई। मैंने सोचा शायद कहीं कुछ खराब हो गया होगा। मैं उठकर कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। मैंने खिड़की खोल दी ताकि ताज़ी हवा आ सके, लेकिन बदबू फिर भी बरकरार थी। मैंने अपनी टॉर्च उठाई और बिस्तर के नीचे झांका। वहां एक मरी हुई गिलहरी पड़ी थी जिसकी हालत काफी खराब थी। मुझे झटका लगा। मैंने जल्दी से उसे एक कपड़े में लपेटा और बाहर फेंक दिया। मैंने इसे एक छोटी घटना मानकर नजरअंदाज कर दिया। सोचा कि शायद ये किसी तरह कमरे में आ गई होगी, लेकिन अगली रात कुछ और हुआ जिसने मुझे सचमुच डराने पर मजबूर कर दिया। अगली रात जब मैं ऑफिस से लौटा तो मैंने देखा कि कमरे में फिर वही बदबू थी, लेकिन इस बार बिस्तर के नीचे कोई जानवर नहीं था। बदले में वहां एक पुरानी खून से सनी चूड़ियां रखी हुई थीं। मैं घबरा गया। ये चूड़ियां यहां कैसे आईं? मैंने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन किसी तरह के जबरन प्रवेश का कोई निशान नहीं था। दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। मैंने तुरंत अपनी मां को फोन किया और उन्हें यह सब बताया। उन्होंने मुझे सावधानी से रहने को कहा और सुझाव दिया कि मैं पूजा करवाऊं। लेकिन चीजें यहीं खत्म नहीं हुईं। अगले कुछ दिनों तक हर रात कोई न कोई अजीब चीज मेरे घर में होती। कभी बिस्तर के नीचे अजीब वस्तुएं मिलती, तो कभी दीवारों पर खरोंच के निशान दिखाई देते। एक रात जब मैं सो रहा था तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास कुछ फुसफुसाया हो। जब मैंने उठकर देखा तो कमरे में कोई नहीं था। अब मुझे यकीन हो गया था कि यह घर किसी न किसी तरह की बुरी ताकत के कब्जे में है, लेकिन मैं इस पर यकीन नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा कि शायद यह सब मेरा वहम हो सकता है। उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटा था, मेरा मन अजीब से विचारों में उलझा हुआ था। बिस्तर के नीचे मरी हुई गिलहरी और खून से सनी चूड़ियां देखकर मेरा मन बेचैन था। मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि यह महज संयोग है, लेकिन मन के किसी कोने में डर ने अपनी जगह बना ली थी। मैंने खिड़की से बाहर झांका। बाहर की सड़कें सुनसान थीं। दूर एक स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। हवा में अजीब सी नमी और सन्नाटा था। मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन वह बदबू फिर से लौट आई। ये बदबू आखिर आती कहां से है? मैंने बुदबुदाते हुए उठकर पूरे कमरे की तलाशी ली, लेकिन इस बार मुझे कुछ नहीं मिला। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि शायद यह मेरी थकावट और तनाव का असर है। मैं वापस बिस्तर पर लेट गया, लेकिन जैसे ही मैं सोने की कोशिश करने लगा, मुझे कमरे में हल्की सरसराहट सुनाई दी। मैंने सोचा शायद यह हवा का असर होगा। मैंने चादर से अपने आप को ढक लिया और आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा हो। मैंने धीरे धीरे चादर हटाई और देखा कि कमरे के कोने में एक हल्की परछाई खड़ी थी। वह परछाई एक महिला की थी। उसके लंबे बाल थे और वह कुछ बड़बड़ा रही थी। मैंने जल्दी से लाइट ऑन की, लेकिन लाइट ऑन करते ही परछाई गायब हो गई। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने पूरे कमरे की तलाशी ली, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह सब मेरा भ्रम है, मैंने खुद को समझाया। लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाया। सुबह होते ही मैं अपने ऑफिस के दोस्त विनोद के पास गया। विनोद चेन्नई का रहने वाला था और मेरा अच्छा दोस्त बन गया था। मैंने उसे रात की सारी घटना बताई। विनोद ने पहले तो इसे मजाक में लिया। रवि, तुम ज्यादा मत सोचो, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। पुराने घर में ऐसी आवाजें और गंध होना आम बात है। लेकिन मेरी बेचैनी कम नहीं हुई। मैंने विनोद से कहा, अगर ऐसा बार बार होगा तो मैं यहां नहीं रह पाऊंगा। विनोद ने मुझे सलाह दी कि मैं कुछ दिनों के लिए उसके साथ उसके घर पर रुक जाऊं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे लगा कि शायद मैं इन चीजों को नजरअंदाज करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। उस दिन ऑफिस में भी मेरा ध्यान काम पर नहीं लग रहा था। मेरा दिमाग बार बार रात की घटना के बारे में सोच रहा था। शाम को जब मैं घर पर लौटा तो माहौल और भी अजीब था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मुझे लगा कि अंदर कोई मौजूद है, लेकिन जब मैंने लाइट ऑन की तो वहां कुछ नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाकर घर के सभी कमरों की तलाशी ली। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह मेरा वहम है। रात को जब मैं सोने की तैयारी कर रहा था तो अचानक लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। कमरे में अंधेरा छा गया।
मैंने उठकर लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वह चालू नहीं हुई। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने तुरंत अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी मेरी नजर दीवार पर गई। वहां खून से लिखा हुआ था, यह जगह तुम्हारी नहीं है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत घर से बाहर भागने का फैसला किया। मैं दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था। मैंने दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। यह सब क्या हो रहा है? मैंने चिल्लाते हुए कहा। तभी मैंने देखा कि दीवार पर खून के निशान धीरे धीरे गायब हो रहे थे। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। आखिरकार कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। मैंने बिना देरी किए घर से बाहर भाग लिया और सीधा विनोद के घर पहुंच गया। विनोद ने मेरी हालत देखकर पूछा, रवि, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मैंने उसे सारी बात बताई। विनोद ने मुझे शांत करने की कोशिश की और कहा, रवि, यह सब तुम्हारा वहम हो सकता है। हो सकता है घर में किसी की शरारत हो। तुम कुछ दिन मेरे यहां रुक जाओ। लेकिन मुझे पता था कि यह कोई साधारण शरारत नहीं थी। वहां कुछ ऐसा था जो इंसानी समझ से परे था। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं उस घर के बारे में जानकारी जुटाऊंगा। मैंने आसपास के लोगों से बात की, लेकिन वे सब इस बारे में बात करने से कतराते थे। मेरे घर के बगल में रहने वाले श्रीधर अंकल ने बताया, यह घर पहले एक परिवार के पास था। पति पत्नी और उनकी एक बेटी यहां रहते थे, लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने यह घर अचानक बेच दिया और कहीं चले गए। किसी को ठीक से नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। यह सुनकर मेरे मन में और भी सवाल उठे। मैंने श्रीधर अंकल से और पूछताछ की, लेकिन वह ज्यादा कुछ बताने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि पुराने किराएदारों से जुड़ी कोई भी जानकारी बेहद धुंधली है। मैंने हिम्मत जुटाकर रात को घर में कुछ नया पता लगाने की कोशिश की। मैंने सोचा शायद मैं कुछ छूट रहा हूं। मैंने अलमारी, दराज और घर के हर कोने को ध्यान से खंगाला। खोजते खोजते मेरी नजर बिस्तर के नीचे एक लकड़ी के संदूक पर पड़ी। यह संदूक पहले कभी वहां नहीं दिखा था। जैसे ही मैंने उसे बाहर निकाला, मेरे हाथ कांपने लगे। संदूक पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन उस पर कुछ उकेरा गया था। मैंने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। बड़ी मुश्किल से जब मैंने उसे खोला तो अंदर जो देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। संदूक के अंदर एक पुरानी डायरी, खून से सना एक दुपट्टा और कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। तस्वीरें में एक छोटी सी बच्ची अपनी मां के साथ मुस्कुरा रही थी, लेकिन उन तस्वीरों के पीछे किसी ने लाल स्याही से लिखा था, मुझे बचाओ। डायरी में लिखे शब्द अजीब और डरावने थे। उसमें किसी महिला ने अपनी आप बीती लिखी थी। उसने लिखा था कि उसका पति उसके साथ बुरा व्यवहार करता था और उसकी बच्ची को जान से मारने की धमकी देता था। आखिरी पन्ने पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, हम यहां हैं। उस रात मैंने डायरी पढ़ने के बाद जैसे ही सोने की कोशिश की, घर की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाकर कमरे का जायजा लिया, लेकिन जैसे ही मैंने दीवार की ओर देखा, मेरी चीख निकल गई। दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था, तू अगला है। मैं डर के मारे कांप रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। जैसे ही मैंने कमरे से भागने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब मैं कमरे में फंसा हुआ था। तभी एक जोरदार ठहाके की आवाज गूंजी। यह आवाज किसी महिला की थी, लेकिन इतनी भयानक कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और घर से बाहर भाग निकला। उस रात मैं अपने दोस्त विनोद के घर पर रुका। अगले दिन मैंने विनोद को सब कुछ बताया। उसने मेरी बात को गंभीरता से लिया और कहा, रवि, मुझे लगता है कि तुझे किसी जानकार से मदद लेनी चाहिए। मैं एक पंडित को जानता हूं जो ऐसी चीजों के बारे में काफी जानता है। विनोद की बात सुनकर मुझे थोड़ा भरोसा हुआ। मैंने पंडित जी से मिलने का फैसला किया। पंडित जी ने मेरी कहानी सुनने के बाद कहा, तुम्हारे घर में किसी आत्मा का वास है। वह आत्मा कुछ अधूरी इच्छाओं के कारण वहां फंसी हुई है। पंडित जी ने मुझसे कहा कि मुझे घर में एक खास पूजा करनी होगी और वहां से कुछ समय के लिए दूर रहना होगा। मैंने पंडित जी की सलाह पर अमल करने का फैसला किया।
उन्होंने मुझे कुछ सामान लाने को कहा, गंगा जल, हवन सामग्री और एक खास प्रकार का धागा। उन्होंने कहा, यह पूजा आत्मा को मुक्त करने के लिए है, लेकिन ध्यान रखना, अगर यह आत्मा बहुत गुस्से में है तो यह पूजा करना आसान नहीं होगा। मैंने विनोद की मदद से सारी चीजें जुटाईं और तय किया कि अगले शनिवार को पूजा की जाएगी। लेकिन पूजा के दिन से पहले घटनाएं और ज्यादा डरावनी हो गईं। पूजा से एक रात पहले मैं घर में जरूरी सामान रखने गया। जैसे ही मैंने घर में कदम रखा, वहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हर तरफ अजीब सी गंध और ठंडक महसूस हो रही थी। कमरे के बीचों बीच एक परछाई खड़ी थी। यह वही महिला थी जिसे मैंने पहले देखा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें लाल और चेहरा डरावना था। उसने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, यह घर मेरा है, तुम इसे मुझसे छीन नहीं सकते। मैं डर के मारे पत्थर की तरह जड़ हो गया। तभी घर की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे। मैं किसी तरह वहां से भाग निकला। पंडित जी ने पूजा के दिन मुझे सावधान रहने के लिए कहा था। उनका कहना था कि आत्माएं अक्सर पूजा से पहले अपने डर और गुस्से का प्रदर्शन करती हैं। मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब मैं अपने घर में अंतिम तैयारी करने गया और वहां की हालत देखकर सन्न रह गया। वह रात मेरे लिए एक बुरे सपने से कम नहीं थी। जैसे ही मैंने पूजा की सामग्री घर के अंदर रखी, खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। कमरे के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब खड़ा हो। तभी दीवारों पर खून से बड़े अक्षरों में लिखा हुआ दिखाई दिया, तुम्हें यहां से जाना होगा। मैंने गहरी सांस ली और खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब बस मेरे दिमाग का खेल हो सकता है। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सामने वही महिला खड़ी थी। उसके लंबे बिखरे बाल, लाल जलती हुई आंखें और सफेद साड़ी पर खून के धब्बे। उसका चेहरा इतना डरावना था कि मेरी चीख निकल गई। यह घर मेरा है, तुम इसे मुझसे छीनने की कोशिश मत करो। उसकी आवाज गूंज रही थी, मानो हर कोने से आती हो। अगली सुबह मैं किसी तरह खुद को संभाल कर पंडित जी को घर तक ले गया। पंडित जी ने दरवाजे पर पहुंचते ही कहा, यह स्थान बहुत नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। यहां किसी आत्मा की पीड़ा बहुत गहरी है। पूजा से पहले हमें आत्मा से बात करनी होगी। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कैसे? क्या वह मुझसे बात करेगी? पंडित जी ने जवाब दिया, आत्माएं अक्सर उन लोगों से बात करती हैं जो उनके घर में रहते हैं। तुम्हें उसके सवालों का जवाब देना होगा, लेकिन याद रखना, सच बोलना बहुत जरूरी है। झूठ बोलोगे तो इसका अंजाम बुरा होगा। पंडित जी ने पूजा शुरू की। मंत्रों की गूंज के बीच घर की हवा भारी होती जा रही थी। अचानक कमरे के बीचों बीच धुएं का एक गुब्बार उठा और वह महिला आत्मा प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा गुस्से में था। तुम यहां क्यों आए हो? यह घर मेरा है, उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, हम तुम्हें यहां से मुक्ति दिलाने आए हैं। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? आत्मा ने मुझे घूरते हुए कहा, यह आदमी इस घर में क्यों आया? उसने मेरी शांति भंग कर दी है। मैंने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि यह घर तुम्हारा है। मैं बस यहां किराए पर रहने आया था। उसने मेरी बात अनसुनी करते हुए चिल्लाया, तुम झूठ बोल रहे हो। यह घर मेरा था और यह हमेशा मेरा रहेगा। पंडित जी ने आत्मा से कहा, तुम्हारी पीड़ा को समझने के लिए हमें सच बताओ। ऐसा क्या हुआ था जो तुम्हें इस जगह से बांधे हुए है? आत्मा थोड़ी शांत हुई और फिर धीरे धीरे उसकी कहानी उजागर होने लगी। आत्मा का स्वर थरथराने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुराने जख्म को कुरेदा जा रहा हो। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद आत्मा ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, मेरा नाम माया था। यह घर कभी मेरा था। मैं अपने पति अजय और अपनी नन्ही बेटी राधिका के साथ यहां रहती थी। बाहर से हमारी जिंदगी बेहद खुशहाल दिखती थी। सुंदर घर, संपन्न जीवन और एक प्यारी सी बेटी। लेकिन इस घर की दीवारें मेरे दर्द की गवाह थीं। मेरा पति अजय लालची और क्रूर इंसान था। वह अपने अहंकार और दौलत के लिए कुछ भी कर सकता था। माया की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। वह रुक रुक कर बोल रही थी, मानो हर शब्द के साथ
उसकी आत्मा और टूट रही हो। राधिका मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी, लेकिन अजय के लिए वह बस एक मोहरा थी, संपत्ति और अधिकार का मोहरा। उसे सिर्फ अपनी जायदाद की चिंता थी। उसे इस बात से नफरत थी कि मेरी बेटी के नाम पर मेरे मायके की संपत्ति थी जो उसके हाथों से दूर थी। वह चाहता था कि वह संपत्ति उसके नाम हो जाए। मैंने कई बार उससे कहा कि संपत्ति का क्या महत्व है, लेकिन वह मेरी बातें कभी नहीं समझता था। पंडित जी और बाकी लोग ध्यान से सुन रहे थे। माया ने एक गहरी सांस ली और फिर कहना शुरू किया। एक दिन अजय ने हद पार कर दी। उसने राधिका को अपनी जिद पूरी करने के लिए धमकाया। वह चाहता था कि राधिका एक दस्तावेज पर साइन करे जिससे मेरी मायके की संपत्ति उसके नाम हो जाए। जब राधिका ने ऐसा करने से मना किया तो उसने उसकी जान ले ली। हाँ, उसने अपनी ही बेटी को मार डाला। यह सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग सिहर उठे। हवा ठंडी हो गई थी। माया की आत्मा की आवाज अब और दर्दनाक हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा। उसकी छोटी छोटी आंखें मदद के लिए मुझसे गुहार लगा रही थीं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरे पति ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। मेरी बेटी की लाश को वह खुद ठिकाने लगाने गया। उस रात मैंने पहली बार अपनी बेटी की आत्मा को इस घर में रोते हुए महसूस किया। उसकी चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं। वह मुझे पुकार रही, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी। माया की आत्मा का स्वर अब और गहराई में डूब गया। कुछ दिनों बाद अजय ने मुझे भी मार डाला। उसने मुझे जहर दे दिया और इसे एक हादसे की तरह दिखाने की कोशिश की। वह सोचता था कि सब खत्म हो गया, लेकिन वह नहीं जानता था कि मेरी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकेगी। मैं इस घर में कैद हो गई अपनी बेटी की खोज में। उसकी आत्मा भी यहां भटक रही है, मुझसे दूर। पंडित जी ने ध्यान से सुना और पूछा, तुम्हारी बेटी की आत्मा कहां है? क्या तुमने उसे देखा है? माया ने रोते हुए जवाब दिया, उसकी आत्मा इस घर में भटकती है। कभी कभी मैं उसकी परछाई देखती हूं, लेकिन वह मुझसे दूर भागती है। वह डर में जी रही है और मेरे पति का पाप इस घर पर छाया बनकर मंडरा रहा है। उसकी आत्मा भी शांत नहीं है। मैं उसे ढूंढ रही हूं, उसे शांति दिलाना चाहती हूं, लेकिन वह मुझसे दूर भागती रहती है। शायद वह मुझसे नाराज है कि मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाई। आत्मा की कहानी ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। हर कोई भय और करुणा के मिश्रण में डूबा हुआ था। पंडित जी ने कहा, माया, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारी बेटी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए तुम्हारी पीड़ा को समझना और तुम्हारी मदद करना हमारा कर्तव्य है। अब हमें यह जानना होगा कि अजय ने और क्या पाप किए और उसकी वजह से ये घर इतना श्रापित क्यों है। माया ने धीरे से कहा, अजय का पाप यहीं खत्म नहीं हुआ, उसके की का प्रायश्चित होना अभी बाकी है। पंडित जी ने आत्मा से पूछा, माया, हमें यह बताओ कि अजय की मौत कैसे हुई? क्या तुम्हारी आत्मा ने उसे उसके कर्मों की सजा दी? माया की आत्मा ने एक पल के लिए खामोशी साध ली, फिर उसकी आवाज गूंजने लगी, जिसमें दर्द, क्रोध और संतोष का मिश्रण था। हाँ, अजय की मौत मेरे ही हाथों हुई। उसने मेरी और मेरी बेटी की हत्या की, लेकिन उसके पाप उसे यूं ही छोड़ने के लिए बहुत बड़े थे। माया ने गहरी सांस ली और आगे कहा, उस रात जब वह घर में अकेला था तो मैंने उसकी हर तरफ से घेराबंदी की। वह मेरी चीखें सुन रहा था, मेरी बेटी की करुण पुकारें सुन रहा था। वह डर और शराब में डूबा हुआ था। जैसे ही वह अपने कमरे में गया, मैंने उसे अपनी परछाई में कैद कर लिया। वह मुझसे माफी मांगने लगा, रोने लगा, लेकिन उसकी आंखों में मैं कोई पछतावा नहीं देख पाई। मैं उसकी झूठी माफी को पहचान गई। उसने वही अहंकारी स्वर में कहा, मैंने जो किया वह सही था। तुम दोनों मेरी राह का कांटा थीं। मैंने सिर्फ अपने लिए यह सब किया। यह सुनकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की और उसके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैंने उससे कहा, तुमने जो किया उसका अंजाम यही होगा। तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों होगा। मैंने उसकी आत्मा को अपने दर्द और गुस्से से जकड़ लिया। उसकी चीखें इस घर में गूंजने लगीं। मैंने उसका गला दबा दिया। वह तड़पता रहा, लेकिन मैं रुकी नहीं।
मैंने उसे उसकी ही मृत्यु का स्वाद चखाया। जब वह आखिरी सांस ले रहा था तब भी उसकी आंखों में सिर्फ डर और लालच था। माया की आवाज भारी हो गई। उसकी मौत के बाद भी वह इस घर से बाहर नहीं जा सका। उसके पापों ने उसे यहां जकड़ रखा है। उसकी आत्मा अब भी इसी जगह पर भटकती है, लेकिन अब वह एक राक्षसी आत्मा बन चुका है। पंडित जी ने आत्मा से पूछा, माया, हमें यह बताओ कि अजय ने और क्या पाप किए थे? ऐसा क्या हुआ कि यह घर इतना श्रापित हो गया? माया की आत्मा थोड़ी देर चुप रही। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी यादों के भंवर में डूब रही है। कुछ क्षण बाद उसकी आवाज फिर से गूंजी, अजय ने न केवल मेरी और मेरी बेटी की हत्या की, बल्कि उसने उन लोगों को भी नुकसान पहुंचाया जो उसका विरोध करते थे। इस घर की नींव भी निर्दोष लोगों के खून से सनी हुई है। अजय ने इस घर को बनवाने के लिए एक गरीब किसान की जमीन छीन ली थी। वह किसान और उसका परिवार उस अन्याय को सहन नहीं कर सके और उन्होंने यहीं आत्महत्या कर ली। उनकी आत्माएं भी इसी जगह भटक रही हैं। यही कारण है कि यह घर अब तक पवित्र नहीं हो सका है। पंडित जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, माया, अगर हमें तुम्हें और इस घर को शांति दिलानी है तो हमें उन आत्माओं को भी मुक्त करना होगा जो अजय के पापों की वजह से बंधी हुई हैं। माया ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन यह आसान नहीं होगा। अजय की आत्मा भी इस घर में है। वह अब एक राक्षस बन चुका है और वह किसी को भी शांति नहीं मिलने देगा। उसकी नफरत और लालच ने उसे एक अघोरी आत्मा में बदल दिया है। वह इस घर को अपनी जागीर समझता है और किसी को भी यहां से बाहर जाने नहीं देता। पंडित जी ने घर की गहराई से जांच शुरू की। उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ हर कमरे को शुद्ध करना शुरू किया। जैसे ही वे पूजा करने लगे, अजय की राक्षसी आत्मा वहां प्रकट हो गई। उसकी आवाज गूंजने लगी, तुम सब यहां से चले जाओ, यह घर मेरा है। किसी की हिम्मत नहीं जो मुझे यहां से निकाल सके। कमरे में अंधेरा छा गया और एक ठंडी हवा चलने लगी। पंडित जी ने रवि से कहा, डरो मत, यह उसकी डराने की कोशिश है। हमें अपना काम पूरा करना होगा। पंडित जी ने पूजा की सामग्री लेकर अग्नि प्रज्वलित की और भगवान हनुमान का आह्वान किया। जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हुआ, अजय की आत्मा चिल्लाने लगी, नहीं, यह मंत्र मुझे कमजोर कर देगा, रुको। लेकिन पंडित जी रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने पूरे घर में हवन का धुआं फैलाया। तभी माया की बेटी राधिका की आत्मा कमरे के कोने से बाहर आई। वह डरी हुई थी, लेकिन पंडित जी के मंत्रों से उसे हिम्मत मिल रही थी। माया ने उसे देखा और रोते हुए कहा, राधिका, मैं तुम्हें बचा नहीं सकी, मुझे माफ कर दो बेटी, लेकिन अब मैं तुम्हें शांति दिलाऊंगी। राधिका की आत्मा ने माया की ओर देखा और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। दोनों आत्माएं मिल गईं और एक उजाला फैलने लगा। अजय की आत्मा पूरी तरह बौखला गई थी। उसने एक गहरी और गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम सबको इस घर से बाहर फेंक दूंगा। ये मेरा घर है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। पंडित जी ने तेज आवाज में कहा, तुम्हारे पापों का अंत हो चुका है अजय। भगवान का न्याय अब होगा। तुमने जो किया उसका फल तुम्हें भुगतना होगा। मंत्रों की शक्ति से अजय की आत्मा कमजोर होने लगी। वह चीखते हुए बोला, नहीं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, यह सब मेरा है। लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्ति खत्म होने लगी। हवन की अग्नि तेज हो गई और अजय की आत्मा जलकर राख में बदल गई। अजय की आत्मा के नष्ट होने के बाद घर का माहौल अचानक बदल गया। ठंडी हवा गर्माहट में बदल गई। माया और राधिका की आत्मा ने पंडित जी और रवि को धन्यवाद दिया। माया ने कहा, अब हम शांति से जा सकते हैं। आपने हमें वह दिया जो हमें इतने सालों से नहीं मिला था। मैं और मेरी बेटी अब मुक्त हैं। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह भगवान का काम है। अब तुम दोनों अपनी यात्रा पूरी कर सकती हो। माया और राधिका की आत्माएं एक उजाले में लुप्त हो गईं। घर में अब कोई अशुभ शक्ति नहीं बची थी। पंडित जी ने बाकी आत्माओं को भी शांति दिलाई। पंडित जी ने कहा, यह आत्माएं अब मुक्त हो गई हैं, लेकिन ध्यान रखना, यह स्थान अभी भी कमजोर है। इसे पवित्र बनाए रखने के लिए यहां नियमित रूप से पूजा करनी होगी। मैंने पंडित जी का धन्यवाद किया और तय किया कि मैं इस घर को छोड़ दूंगा। हालांकि आत्माएं मुक्त हो गई थीं, लेकिन उस रात
मैंने पहली बार सुकून की नींद ली। अब मैं इस घर में और नहीं रहना चाहता था। मैंने अगले दिन घर खाली करने का फैसला किया, लेकिन क्या यह वास्तव में अंत था? घर खाली करने का मेरा निर्णय दृढ़ था। मैंने अपने आप से वादा किया था कि अब मैं इस भयावह स्थान से हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। लेकिन क्या यह उतना ही आसान था जितना मैं सोच रहा था? उस दिन ऑफिस से लौटते समय मेरे मन में बेचैनी थी। घर में मेरा आखिरी दिन था और मैंने अगले सुबह तक के लिए एक होटल बुक कर लिया था। जैसे ही मैं घर के अंदर गया, वहां का माहौल बिल्कुल शांत था। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो चुका है। मैंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। बिस्तर के नीचे से पुराने संदूक को निकालकर मैंने पंडित जी के कहे अनुसार उसे जलाने का फैसला किया। संदूक में वह डायरी, खून सना दुपट्टा और वह पुरानी तस्वीरें थीं। मैंने उन्हें एक काले बैग में डाल दिया और सोचा कि अगली सुबह इसे बाहर फेंक दूंगा। लेकिन जैसे ही मैं संदूक को छूने लगा, कमरे की सारी लाइट्स अपने आप बंद हो गईं। एक भयानक ठंड कमरे में भर गई। मैंने चारों ओर देखा। अचानक वही महिला की परछाई फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके साथ उसकी बेटी भी थी। वह बेटी मेरी तरफ देखकर कह रही थी, हम अभी भी यहां हैं, हमें पूरी तरह मुक्त करो। उसकी आवाज इतनी मासूम थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उससे पूछा, मैंने पूजा करवाई थी, तुम दोनों को मुक्त करने की कोशिश की थी, अब क्या बाकी है? महिला ने जवाब दिया, यह जगह अभी भी शापित है। जब तक तुम्हारे अंदर का डर खत्म नहीं होगा, तब तक यह शाप बना रहेगा। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि यह सब घटनाएं केवल आत्मा से जुड़ी नहीं थीं। यह मेरे अपने डर का भी परिणाम था। मुझे समझ में आ गया कि जब तक मैं अपने डर को हराकर इस घर में अकेले एक और रात नहीं बिताऊंगा, तब तक यह सब खत्म नहीं होगा। मैंने हिम्मत जुटाई और पंडित जी को फोन किया। उन्होंने कहा, रवि, आत्मा अब तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन यह तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो यह सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैंने तय किया कि मैं घर में एक और रात बिताऊंगा। यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं था। रात गहराती गई और मैं अकेले घर में बैठा हुआ था। मैं हर छोटी छोटी आवाज पर चौकन्ना हो रहा था। आधी रात के बाद कमरे में फिर से हलचल शुरू हुई। दरवाजे अपने आप बंद और खुलने लगे। खिड़कियां जोर जोर से खटखटाने लगीं और फिर वही महिला और बच्ची की परछाई मेरे सामने आ गई। महिला ने कहा, डरो मत, तुम डर गए तो सब कुछ फिर से शुरू हो जाएगा। मैंने आंखें बंद की और अपने भीतर के डर को खत्म करने की कोशिश की। मैंने जोर से कहा, मैं अब तुमसे नहीं डरता, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों शांति से चली जाओ। जैसे ही मैंने यह कहा, कमरे में रोशनी फैल गई। महिला और बच्ची की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। उन्होंने आखिरी बार मुझे धन्यवाद दिया और कहा, अब तुम आजाद हो। उसके बाद कमरे में सब कुछ सामान्य हो गया। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगली सुबह मैंने वह घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। मैंने सीखा कि जीवन में डर का सामना करना ही सबसे बड़ा समाधान है। वह घर अब मेरे लिए सिर्फ एक अतीत की कहानी बन चुका था। यह थी एक और कहानी डर का सफर चैनल की, जो न केवल डरावनी थी बल्कि एक गहरी सीख भी देती है। डर से भागना हल नहीं है, बल्कि उसका सामना करना ही सच्ची ताकत है। रवि ने इस सफर में आत्माओं को मुक्ति दी और अपने अंदर छिपे डर को हराकर खुद को आजाद किया। ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें डर का सफर के साथ। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखें और हमेशा याद रखें, डर का सफर कभी भी शुरू हो सकता है।